मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट क्यों की? नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सिफारिश की गई कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए और वजीर आजम साहब ने हातम ताई की कब्र पे लात मारी और वो जो समरी थी या वो जो सिफारिश थी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की, उस तजवीज को उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि क्या इतनी ज्यादा कीमत में इजाफा हो गया है पेट्रोल की कि उसकी कीमत जो है वो 700-800 रुपए लीटर चली जाएगी। एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 ऑपरेशन हो रहे हैं और डॉक्टर्स उसकी वीडियो बना रहे हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जनाब ये रेस लगी हुई है कि कौन पहले ऑपरेशन करेगा। इससे ज्यादा कोई दरिंदगी का मुजाहरा हो सकता है? अब ये चीज वाजे तौर पर अमेरिका के अंदर भी नजर आ रही है और यूरोप के अंदर भी नजर आ रही है हुक्मरानों को कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो फलस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से बिल्कुल वाजे है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट क्यों की? नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। जब से वो ट्वीट सामने आया, यानी जिस ट्वीट के अंदर नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से मरियम नवाज के ऊपर तनकीद की गई और बाद में वो ट्वीट डिलीट हो गई और नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और हैकर्स ने बुनियादी तौर पे मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद की थी और अब अकाउंट उनका रिकवर हो गया। लेकिन जब से वो तनकीद वाली ट्वीट सामने आई थी तब से, और उसके बाद जब नसीम शाह का मौकिफ सामने आया कि भाई मैंने तो ये ट्वीट नहीं की, हैकर्स ने की थी, तब से नून लीग के जो हमायती हैं वो मसलसल ये कह रहे नहीं 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 इसी ने की थी, ये तो हो ही नहीं सकता कि इसने ना की हो। यानी उनको पता है कि अगर कोई तनकीद हुई है मरियम नवाज साहिबा पे तो वो यकीनन लाजमी जो है ना जेन्युइन ही होगी। ये नहीं हो सकता कि किसी ने अकाउंट हैक करके कर दी हो। पर एनीवे मैं ये समझता हूं कि जनाब अकाउंट हैक हो गया होगा और उन हैकर्स ने वो की होगी और नसीम शाह ने बहुत ट्वीट नहीं की क्योंकि वो खुद कह रहे हैं। लेकिन ना नून लीग मानने के लिए तैयार है, ना मरियम बीबी के वोटर सपोर्टर मानने के लिए तैयार है, ना ही पीसीबी मानने के लिए तैयार है। इंतहाई हैरानकुन सूरत हाल है भाई। एक बंदा खुद कह रहा है कि मैंने तो इनके ऊपर तनकीद नहीं की, लेकिन उस जिसके ऊपर तनकीद हुई है उसके हमायती कह रहे नहीं नहीं हमें पता है भाई तुमने इसी पे तनकीद की है। अच्छा, एक राहत अंदोरी हैं, शायर हैं इंडिया के, उन्होंने एक वाकया सुनाया था कि एक दफा किसी ने कोई वजीर आजम पे तनकीद की और कहा कि हमारा वजीर आजम ऐसा या वजीर आजम वैसा। उसने कोई शेर लिख दिया किसी बंदे ने, तो पुलिस ने बुला लिया। जब पुलिस ने बुलाया तो उस बंदे ने कहा कि भाई मैं तो अफ्रीका के किसी मुल्क के वजीर आजम की बात कर रहा था, तो मैंने तो लिखा ही नहीं भारत के वजीर आजम का नाम। तो उन्होंने कहा कि तुम हमें इतना बेवकूफ समझते हो, हमें नहीं पता कि ये तनकीद किस पे हो रही है और जेन्युइन बनती किसके ऊपर है ये तनकीद। तो इस वजह से जो नून लीग के हमायती हैं वो कहते हैं हम इतने बेवकूफ हैं, हमें नहीं पता कि ये जेन्युइन तनकीद बनती किसके ऊपर है, वो तो मरियम बीबी पे बनती है, इस वजह से इसी ने की होगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मेरा ये मौकिफ है कि ये नसीम शाह ने ट्वीट नहीं की क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मैंने ये ट्वीट नहीं की। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, गुज़िश्ता रोज वजीर आजम साहब ने कौम से खिताब किया कल रात को और उस खिताब के दौरान उन्होंने बताया कि जनाब उनको समरी भेजी गई, सिफारिश की गई कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए और वजीर आजम साहब ने हातम ताई की कब्र पे लात मारी और वो जो समरी थी या वो जो सिफारिश थी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की, उस तजवीज को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अच्छा, मैंने पिछली दफा भी पूछा था कि ये जो तजवीज है ये यूगोस्लाविया से आती है, कहां से आती है? ये इसी हुकूमत का जो सारा वर्किंग सिस्टम है उसी के अंदर से ये तजवीज जनरेट होती है। खुद ही तजवीज जनरेट की जाती है और खुद ही मुस्तरद कर दी जाती है और उसके बाद खुद ही वाह वाह किया जाता है। अच्छा, अब जो वजीर आजम साहब ने कल वहां पे कुछ बातें की, वो उसमें जो है ना थोड़ा सा अदादो शुमार के हवाले से अगर आप देखें तो वजीर आजम साहब ने कहा कि ओगरा ने 95 रुपए जो है कहा कि इजाफा किया जाए पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इजाफा किया जाए तकरीबन 205 रुपए। अगर इस हिसाब से देखें, इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो तकरीबन 320-22 रुपए पर लीटर है। अगर उसमें 95 रुपए इजाफा हो जाएगा तो ये तकरीबन 410-15 रुपए के करीब चली जाएगी कीमत। इसी तरीके से अगर 205 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा हो जाए, क्योंकि डीजल जो है वो इस वक्त 300 समथिंग का है, तो अगर उसमें 205 रुपए इजाफा हो जाए तो ये तकरीबन 530-540 के करीब डीजल की कीमत चली जाएगी। लेकिन वजीर आजम साहब ने कहा कि अगर वो इन सिफारिशात पर अमल दरामद करते तो पेट्रोल की कीमत 544 रुपए हो जाती और डीजल की कीमत 790 रुपए हो जाती।
ऐसी तो बात नहीं है। अगर 95 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता तो क्या कीमत जो है वो 544 होती? ये तो मैथ एड अप नहीं होता। इसी तरीके से अगर डीजल की कीमत में 205 रुपए इजाफा हो जाता तो वो 790 तो ना बनते। 335-36 में अगर आप 205 डालें तो वो कोई 790 बनते हैं। ये किस किस्म के अदादो शुमार है? मुझे समझ नहीं आई कि ये किस मैथ के तहत वजीर आजम साहब ने ये बात की। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जनाब कीमतों में इजाफा हो रहा है लेकिन हम सब्सिडी दे रहे हैं और हम इतने अरब की सब्सिडी देंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि आईएमएफ की हमारे साथ इस वक्त कुछ कमिटमेंट है, यानी हमने उनके साथ कमिटमेंट की भी है तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते, हम तो 1 रुपया नहीं छोड़ सकते। ये बार बार आपको ये बताते थे। ये कहते थे कि इमरान खान ने मुल्क दुश्मनी की कि उसने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी आईएमएफ के प्रोग्राम के होते हुए। तो क्या अब आईएमएफ चला गया है, आईएमएफ सो गया है, अब आप किस तरह सब्सिडी दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि क्या इतनी ज्यादा कीमत में इजाफा हो गया है पेट्रोल की कि उसकी कीमत जो है वो 700-800 रुपए लीटर चली जाएगी? क्या आलमी मार्केट से उतना महंगा पेट्रोल हमने खरीद लिया है? कतई नजर इस सारी बहस के मुझे वो मैथ समझ नहीं आ रहा जिस मैथ के मुताबिक अगर आप 335 रुपए में 205 रुपए ऐड करें तो वो 790 बन जाता है और 322 रुपए में आप 95 रुपए ऐड करें तो वो जनाब 540 रुपए बन जाता है। पर एनीवे बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी पेट्रोल के ऊपर वो सब्सिडी देंगे और अब आईएमएफ पता नहीं इसके ऊपर क्या कहेगा और पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना करने का फैसला किया गया है। जो किसी बैरून मुल्क से समरी आई थी हमारे वज़ीर आज़म ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये सामने जो आप तस्वीर देख सकते हैं ये पूरी एक वीडियो है। मैं वीडियो आपको नहीं दिखाना चाहता। ये लाहौर का कोई सरकारी अस्पताल है, वहां पे डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी सी सेक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं कि मां का पेट काट के बच्चा जब पैदा होता है मां के पेट से उसको निकालते हैं। वो 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। एक तरफ एक डॉक्टर्स की टीम है और एक ही थिएटर के अंदर। पहले तो ये एक बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन है। मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि एक ऑपरेशन थिएटर में 2 जो है मरीजों का साथ साथ ऑपरेशन नहीं किया जाता अनलेस के खुदा न खास्ता कोई फील्ड हॉस्पिटल हो जहां पे कोई जंग लगी हो, लोग जख्मी हुए हो। एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर 2 ऑपरेशन हो रहे हैं और डॉक्टर्स उसकी वीडियो बना रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जनाब ये रेस लगी हुई है कि कौन पहले ऑपरेशन करेगा। इससे ज्यादा कोई दरिंदगी का मुजाहरा हो सकता है? इससे ज्यादा कोई अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस हो सकती है? और ये पाकिस्तान के अंदर जो अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस है ये बहुत बड़ा इशू है और सरकारी अस्पतालों के अंदर हुकूमत को देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, इनका लाइसेंस क्या इनके पास होना चाहिए। आप इमेजिन करें किसी भी महज़ब माशरे में कोई डॉक्टर ऐसे कर सकता है? पिछले दिनों एक बड़े नामवर डॉक्टर है और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े खुदा तरस डॉक्टर हैं और लोगों का बड़ा वो फ्री इलाज वगैरह भी करते हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी और वहां पे काफी सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर्स जब करते हैं एक्सरे करवाते हैं, यानी किसी के गुर्दे में दर्द है, वो कहे ना जी गुर्दे में पथरी हो गई है या ये है वो है, किडनी में ये होगा वो होगा, तो उसके लिए एक्सरे वगैरह करवाया जाता है। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया और ये मैं आपको हल्फन बता रहा हूं कि ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया और बड़े सीनियर डॉक्टर ने बताया जिसका मेरे ख्याल में शायद पूरा पाकिस्तान जो उसका अपना शोबा है उसके एतबार से उसको वो जानता होगा। उन्होंने मुझे ये बताया और जहां पे और भी डॉक्टर्स बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि कुछ क्लिनिक्स के अंदर ऐसा होता है कि जब मरीज आता है वो कहता है जी मुझे इधर दर्द है, तो वो कहते हैं हो सकता है जी आपके गुर्दे में पथरी हो, इनका एक्सरे करें। जब एक्सरे किया जाता है तो छोटे छोटे पत्थर रख के एक्सरे कर दिया जाता है। ये डॉक्टर ने मुझे बताया। अब मुझे नहीं पता कि क्या ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे किसी इंतहाई सीनियर डॉक्टर ने बताया तो इस वजह से मैं उसको डाउट नहीं कर सकता। इससे आप अंदाजा लगा लें कि यहां पे कितनी अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस होती है, किस तरीके से मरीजों को काटा जाता है, किस तरीके से उनसे पैसे लिए जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। और फिर यहां पे अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये डॉक्टर्स खड़ी हुई हैं, ऑपरेशन कर रही हैं और साथ खड़े होकर वीडियो बना रही हैं और हंसी मजाक हो रहा है और ठट्ठे लिए जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जो यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो ये इस वक्त इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, अपनी हुकूमतों को ये बता रही हैं कि जो रशिया है वो ईरान को ड्रोन्स सप्लाई कर रहा है।
मैंने आपको पहले दिन से ये खबर दी है, बार बार ये खबर आपसे शेयर की है कि मगरिब के अंदर इस वक्त जो सबसे ज्यादा वरी है, यानी अमेरिका के अंदर और उसके इत्तेहादियों के अंदर और उसके साथ साथ इसराइल को भी, वो वरी ये है कि जिस तरीके से ईरान के ड्रोन्स आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके मिसाइल आ रहे हैं, लगता यह है कि उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की इंटेलिजेंस फराम की जा रही है। सीधा जाके मिसाइल लगता है अमेरिका के रेडार्स के ऊपर, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर हो, चाहे बहरीन के अंदर हो, चाहे कतर के अंदर हो, या इसराइल के अंदर जाके जिस तरीके से मिसाइल लग रहे हैं, अगर उन मिसाइलों को रोक भी लिया जाता है तो वो जा रहे बड़े सही टारगेट की तरफ होते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि कोई कोऑर्डिनेट्स फराम कर रहा है, कोई सैटेलाइट के जरिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ईरान को दे रहा है। और अब यूरोपियन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि बाकायदा तौर पे रशिया से ड्रोन्स आ रहे हैं, यानी असला फराम किया जा रहा है रशिया की जानिब से ईरान को। और अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो रशिया की तरफ से मजीद चीजें भी आएंगी और यकीनन उसका खित्ते को और पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब मार्को रूबियो ये कह रहा है, जो अमेरिका के वजीर खारजा अपने कह सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह सकते हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि ये जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी, इसको हम प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, इसको हमने रोकना है। और उसके साथ साथ वो ये भी गिला शिकवा कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, सारे ममालिक को, उनके इत्तेहादियों को उनके साथ आना पड़ेगा। अभी तक यूरोप उनके साथ नहीं आया। उसकी क्या वजह है? देखिए, बहुत कुछ तब्दील हुआ है। जो गजा में जंग हुई उसके बाद जिस तरीके से यूरोपियन अवाम बाहर निकली, पहले जो यूरोप एक चीज बेचता था अपनी अवाम को, अमेरिका के अंदर जो चीज बेची जाती थी अपनी अवाम को कि इस खित्ते के अंदर वाहिद जमहूरियत है इसराइल, और वहां पे जमहूरियत खतरे में है, तो लिहाजा हम उसका साथ देंगे। अब वहां की हुकूमतें जो हैं उनकी यकीनन मोहब्बत होगी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की यकीनन मोहब्बत होगी इसराइल के साथ, लेकिन जहां पे वोट का मामला आ जाता है वहां पे वो कुछ नहीं कर सकते, वहां पे फॉर्म 47-45 नहीं हो सकता। तो वो जो वोट का प्रेशर है वो अब इन पे पड़ रहा है। पहले जो मगरबी अक़वाम थी वो इंटरनेशनल मामलात के ऊपर वोट नहीं डालते थे। अब ये चीज वाजे तौर पे अमेरिका के अंदर भी नजर आ रही है और यूरोप के अंदर भी नजर आ रही है हुक्मरानों को कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो फलस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से बिल्कुल वाजे है। अगर कुछ ऐसा किया जाएगा तो उसका बराह रास्त असर, यानी आप अगर इस जंग का हिस्सा बनेंगे, अगर आप इसराइल के साथ इस तरीके से खड़े होंगे तो बराह रास्त आपका वोट बैंक मुतासिर होगा, अवाम आपके खिलाफ वोट देगी। और इसी वजह से जो यूरोपीय ममालिक हैं वो जनाब अब आगे नहीं आ रहे। ये नहीं हो रहा कि अचानक जो यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और जो यूरोपियन हुकूमतें हैं वो अचानक जनाब वो एकदम से उनके प्रिंसिपल्स जाग गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी आलमी कानून की हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, जैसा हमने इराक में किया, जैसा हमने लिबिया में किया, जैसा हमने शाम में किया, वैसा अब हम ईरान में नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वहां पे कोई मोहब्बत नहीं है ईरान के साथ। असल इशू ये है कि अवाम का दबाव है, अवाम का प्रेशर है। जिस तरीके से अवाम वहां पे निकली, इनको पता है कि ये अगले इलेक्शंस के अंदर हमें उड़ा के रख देंगे, इस वजह से कोई भी खुल के अमेरिका के साथ नहीं आ रहा। और अमेरिका को भी ये पता है कि भाई अगले इलेक्शंस में जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है इसके साथ बहुत बुरी होनी है, और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि हम इस जंग को प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, हमारी कोशिश है कि इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब कल ही इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर जो उनकी स्टील की फैक्ट्रीज हैं, 2 बड़े प्लांट्स हैं गालबन, उनको निशाना बनाया गया, दीगर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाया गया। अब तक वहां पे कई 100 सिविलियन मारे जा चुके हैं, बच्चे मारे जा चुके हैं, ऑल्दो के ईरान की जानिब से भी आगे मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने और अमेरिका ने वहां पे सिविलियंस को टारगेट किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब तो अक़वाम मुत्तहिदा भी अमेरिका से मुतालबा कर रहा है कि भाई तुमने जो स्कूल पे हमला किया था, बच्चियों को शहीद किया था, उसकी तहकीकात का क्या हुआ, जल्दी वो तहकीकात मुकम्मल करें और हमें रिपोर्ट दें। इसको बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है, ये कोई मैं वैसे बात नहीं कर रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे इन्होंने सिविलियंस को वहां पे हिट किया। इनकी ख्वाहिश ये थी कि भाई सिविलियंस खड़े हो जाएंगे वहां पे और हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान की जो रजीम है वो पिछले 20-30 साल से इसी चीज के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। ईरान के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड फिगर तो होता है जिसको आप कहते हैं रहबर आला कह लें, सुप्रीम लीडर कह लें, लेकिन जो पूरा निजाम है वो उसके अंडर नहीं होता है, वो पूरे निजाम के ऊपर होता है। लेकिन निजाम उसके फोन से ऑपरेट नहीं करता कि एक बंदा कहेगा कि तुम ये कर लो और एक ही बंदा सब कुछ है और एक ही बंदे के आगे पीछे पूरी दुनिया घूम रही है, जैसे नॉर्थ कोरिया में या दीगर जो इस तरह की रियासतें होती हैं जहां पे जमहूरियत मजबूत नहीं होती, वहां पे ऐसा होता है कि जनाब एक शख्सियात इंपॉर्टेंट है। नहीं, वहां पे वो बड़े ही उसमें नीचे तक वो फैला हुआ है सिस्टम, यानी इंडिविजुअल सतह पे वो सिस्टम काम करता है। और जिस दिन रहबर आला को हिट किया गया था
गालिबन सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि अब जितनी भी इनके नीचे मिसाइल बैटरीज हैं, जितनी भी इनके नीचे यूनिटें हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अब जब तक उनको दोबारा रोका नहीं जाएगा, अब वो अपने ऑपरेशंस जारी रखेंगे। और इस वक्त 84th वेव ऑफ मिसाइल्स जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं खित्ते के अंदर, अमेरिका के अड्डों के ऊपर, अमेरिका के इत्तेहादियों के ऊपर और इसराइल के ऊपर। और इन मिसाइलों के अंदर नए मिसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसका बाकायदा ऑपरेशन का नाम दिया गया है। और इसराइल के अंदर से जो फुटेजेस आ रही हैं उसमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इसराइल के अंदर जो जिसे आप कह सकते हैं कि नुकसानात हो रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ उनमें इजाफा होता जा रहा है। फिर ये वॉर जो है सिर्फ जमीन पे नहीं लड़ी जा रही, ये फिजा में भी लड़ी जा रही है। उनका जो एयर डिफेंस है ईरान का, वो ऑल्दो के इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अमेरिकन तैयारों को भी हिट कर रहे हैं, वो उनके मिसाइलों को भी हिट कर रहे हैं, वो उनके ड्रोन्स को भी हिट कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा मसला बना हुआ है। दूसरी जानिब अगर आप इंटरनेशनल सतह पे देखें तो CNN इसको रिपोर्ट कर रहा है, BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान से लिंक्ड जो हैकर्स हैं उन्होंने FBI के जो सरबराह हैं कैश पटेल साहब, उनका जाती जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक कर लिया है, उनकी ये जाती तस्वीर जारी कर दी हैं, उनका रेज्यूमे या CV जिसे आप कहते हैं वो जारी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रीच है कि FBI के सरबराह का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया गया है ईरानी बैक्ड हैकर्स की जानिब से, और मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं वो अमेरिका के अंदर भी। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि टेक्सास के अंदर एक ऑयल फील्ड के अंदर आग लग गई थी अमेरिका में। कहा यह जा रहा था कि वहां पे जनरेटर एकदम से गर्म हो गया, लेकिन उसके हवाले से भी अब इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कोई ऐसी हैकिंग की गई थी, कुछ ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया या कोई ऐसी चीज की गई कि जिसकी वजह से वो सिस्टम जो है वो एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और उसने जो कमांड्स दी उसकी वजह से वहां पे मशीनरी जो है ओवरलोड हुई, गर्म हुई, उसको आग लगी और वो पूरी जो रिफाइनरी है उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, धमाका हुआ, उसके अंदर आग लगी। अच्छा, अब ट्रंप को इसकी बहुत बड़ी एक मौशी कीमत भी अदा करनी पड़ रही है। आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मार्केट्स के अंदर लोग अपनी चीजें बेच रहे हैं, अपना स्टॉक बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, और उसी को स्टेबल करने के लिए कभी ट्रंप कहता है कि जी इतने जहाज निकल आए, कभी वो ये कहता है कि जनाब ये चीज हो गई है, अब ये मुआहदा होने वाला है। लेकिन हकीकत यह है कि उनके 15 पॉइंट्स जो हैं वो ईरान के पास गए हैं, ईरान की आगे से शराइत आईमी है, अभी तक जंग बंदी वाली कोई बात नहीं है। यूक्रेन की फौज सऊदी अरब ने बुला ली है, वहां पर बैठ के वो सारी गपशप कर रहे हैं कि कैसे ईरान का मुकाबला किया जाए। और अब यूरोपियन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि रशिया जो है वो बराह रास्त ड्रोन्स फराम कर रहा है, क्योंकि ये जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है ये है ईरान की है, लेकिन इसकी फैक्ट्री रशिया में भी लगी हुई है और ये यूक्रेन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, रशिया इस्तेमाल कर रहा है। और इसी वजह से यूक्रेन का वो जो सदर है वो सऊदी अरब आया हुआ है, क्योंकि उसने कहा है कि जी हमारे पास कोई तोड़ है, हम इन ड्रोन्स को रोक सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। हमने रशियन ड्रोन्स को भी रोका है, और अब मेरे ख्याल में ये इंटेलिजेंस इनके पास भी पहुंच गई है कि ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये रशिया वाले ड्रोन्स हैं, वही ड्रोन्स हैं जो रशिया यूक्रेन पे फेंकता है। तो लिहाजा इनको बुलाया जाए यूक्रेन के फौजियों को और इनसे मदद ली जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चपेड़ है अमेरिकन मिलिट्री माइट के ऊपर कि दुनिया की माइटिएस्ट जो फौज है वो अपने इत्तेहादियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती एक ऐसी आर्मी के अगेंस्ट जिसके ऊपर 40 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं, जिनके पास ना कोई मॉडर्न इक्विपमेंट है, ना कोई मॉडर्न असला वो कहीं से खरीद सकते हैं, लेकिन उनका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। और इकोनॉमिकली भी इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और मिलिटरीली जो इनके साथ हुआ है कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि बेसिकली अमेरिका का सदर तरले मिन्नतें कर रहा है कि आओ आओ और हमें बचाओ। लेकिन जिस मैंने आपको बताया कि 84th वेव ऑफ मिसाइल्स शुरू हो चुके हैं ईरान की जानिब से, और जो बरसाए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर और उसके खित्ते के अंदर जो इत्तेहादी हैं, जिन जिन ममालिक में सिस्टम्स ऐसे लगे हुए हैं जो उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं, जो मिसाइल जा रहे हैं इसराइल की तरफ, उनके हवाले से ईरान का ये कहना है कि ये हमारी नजर में वैसे ही है, यानी ये जो अड्डे जहां से ये सारी चीजें हो रही हैं जैसे इसराइल की सरजमीन। क्योंकि अगर अमेरिकन वहां पे बैठ के इनके मिसाइलों को टारगेट कर रहे हैं ईरानियों के, तो फिर उनको टारगेट करना हमारा जो है हक बनता है और उनको हम टारगेट करेंगे। अच्छा, एक और जो खिते की बड़ी खबर है, इंडिया की जो डिफेंस से रिलेटेड परचेजेस होती हैं उसकी अप्रूवल दे दी गई है। उनकी जो कौंसल है, एक्विजिशन कौंसल है, उसकी जानिब से बुनियादी तौर पे उनकी हुकूमत की जानिब से $25 अरब का वो नया असला खरीदेंगे। जी हाँ जी, इंडिया $25 अरब का असला खरीदेगा। मेरे लिए ये कोई बड़ी खबर नहीं है। इंडिया का जो बजट है वो कोई $90 अरब, यानी हमारे मुल्क का जो पूरा बजट है उससे ज्यादा इंडिया का सिर्फ दिफा का बजट है।
उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान की फौज का बजट है, 7-8 अरब डॉलर बजट है, वो भी पूरा इस्तेमाल नहीं होता। कभी यहां से कटौती हो जाती है, कभी वहां से कटौती हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया के साथ पाकिस्तान ने किया था वो पूरी दुनिया ने देखा था, और उसी को बुनियाद बना के वो कह रहे हैं जी अब हमने ये असला भी लेना है, हमने वो भी लेना है। वो मोदी जी पहले भी कहते थे अगर राफेल होता तो राफेल था फिर, और आ गया था राफेल, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर राफेल नहीं रहा। तो मसला ये है कि एक तो इक्विपमेंट का मसला भी होता है, उसके साथ साथ ट्रेनिंग का मसला होता है, जज्बे का मसला होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप कोई महंगा असला खरीद लेंगे तो आप किसी पे भी चढ़ाई कर देंगे। इस वक्त आप देख लें जो अमेरिका के साथ हो रहा है असला, तो उसके पास भी बड़ा कीमती है, दुनिया जहां की हर चीज उसके पास है। लेकिन आगे से जो उनकी हिकमत अमली है ईरान की, वो उन्होंने टोटल तैयारी इसी चीज की हुई है। 20 साल से वो इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं कि हमने ये जंग इसी तरीके से लड़नी है, बल्कि 20 साल से भी ज्यादा अरसे से, जब से जंग हुई थी इराक की, उसके बाद से वो इसी किस्म की तैयारी कर रहे हैं कि हमने ये जंग इसी तरीके से लड़नी है। क्योंकि बिल्कुल खुल के वो उस तरह तो उनका असले का मुकाबला नहीं कर सकते। और इराक जो जंग थी, उस जंग ने जहां पे वो जंग की गई इसराइल के कहने पे, क्योंकि सदाम हुसैन को हटाना मकसूद था, लेकिन सदाम को हटा के बुनियादी तौर पे प्लेट में रख के मशरक़ वुस्ता ईरान के हवाले कर दिया है अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने। क्योंकि फिर जो ईरान का वो इन्फ्लुएंस है, मैंने आपको पहले बताया कि आबादी का बड़ा हिस्सा इराक का ईरान के साथ है, बहरीन का, इसी तरह कुवैत के अंदर भी है, सऊदी अरब के अंदर भी है, लबनान में भी है, इसी तरह यमन के अंदर भी है, फलस्तीन के अंदर जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। तो ये सदाम को खत्म करके अमेरिका ने बुनियादी तौर पर ईरान को उतना मजबूत कर दिया कि आज उसका खमियाजा खुद अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। वो भी इसने इसराइल के कहने पर किया था, आज जो अमेरिका कर रहा है वो भी वो इसराइल के कहने पर कर रहा है। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि इंडिया नया असला खरीद रहा है, भाई जरूर खरीदें, कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल जनाब आप खरीदें। और अगर आपको शौक है तो आप उसको इस्तेमाल करके दोबारा देख लें। जिस तरह पिछली दफा आपको उसका मुनासिब जवाब दिया गया था, इस दफा उससे बेहतर और उससे ज्यादा मुनासिब जवाब आपको दिया जाएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।